वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंडेज प्रिंसिपल के बारे में है। मेंडेज एंटी टॉर्चर प्रिंसिपल को यूज किया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। ऐसा करके हम टॉर्चर के यूज को कम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसे डेवलप किया गया था मिस्टर मेंडेस के द्वारा, जो कि अर्जेंटीना के नेटिव थे। इन्हें यूएन का स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर भी बनाया गया था। अर्जेंटीना में जब डिक्टेटरशिप हुआ करती थी तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था लगभग 1 साल के लिए, जहां इन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। बाद में जब इन्हें छोड़ा गया तो इन्होंने ऐसा एक प्रिंसिपल डेवलप किया कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो बिना टॉर्चर के भी उससे जानकारी निकाली जा सकती है। इनफैक्ट इन्होंने कई सारे इवैल्यूएशंस में ये बताया कि टॉर्चर करके अक्सर गलत जानकारी प्राप्त करने का खतरा बना रहता है। कई बार तो जो लोग होते हैं, अगर आप उनके ऊपर दबाव डालते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने से कतराते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें आवश्यकता से अधिक टॉर्चर किया जाता है तो वो उस टॉर्चर से बचने के लिए गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन मिसलीड हो जाती है। कॉमन परसेप्शन ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आरोपित है किसी भी अपराध में, उससे टॉर्चर करके जानकारी निकाला जा सकता है। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये कॉमन परसेप्शन है। जो भी पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर ये सर्वे किया गया, उनमें से 5 में से 4 का ये मानना था कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप किसी अपराधी को टॉर्चर करके उससे जानकारी निकालते हैं तो। लेकिन मिस्टर मेंडेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी टॉर्चर फेस किया था। तो उन्होंने इस संबंध में एक प्रिंसिपल डेवलप किया था, उसे ही मेंडेज एंटी टॉर्चर प्रिंसिपल कहा जाता है। इसे एलैबोरेटेड वे में प्रिंसिपल ऑन इफेक्टिव इंटरव्यूइंग फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहा जा सकता है, शॉर्ट में मेंडेज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो है, इट इज काइंड ऑफ प्रपोजल राइट नाउ। ये कहता है कि हमें टॉर्चर और कोर्सिव इंटरोगेशन को रिप्लेस कर देना चाहिए रैपिड बेस्ड इंटरव्यूज में। रैपिड बेस्ड इंटरव्यूज का मतलब ये होता है कि जो भी अपराधी है या फिर ऐसा व्यक्ति जो अपराध में आरोपित है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उन्हें उनके साथ एक सिनर्जी डेवलप करनी चाहिए। उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जिस ट्रस्ट के बेसिस पर उनसे जानकारी मांगी जाए और वो जानकारी वो अपनी स्वेच्छा से दें, क्योंकि ज़बरदस्ती जानकारी निकालने में अक्सर गलत जानकारी का खतरा होता है जो व्यक्ति टॉर्चर से बचने के लिए दे देता है। और फर्दर ये इनह्यूमन भी है कि आप किसी व्यक्ति को जेल में पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं। मान लीजिए वो बहुत दुर्दांत अपराधी है, तब तो आप किसी भी तरीके से उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोग आरोपी होते हैं और बाद में उनका आरोप सिद्ध नहीं होता, मतलब वो निरपराध निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ जो टॉर्चर किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड होता है। इन दैट केस अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आपस में ट्रस्ट बनाकर, सिनर्जी बनाकर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। फर्दर किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर फेस ना करना पड़े, इसके लिए प्रॉपर लीगल और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी होने चाहिए। यही है एक नया स्टैंडर्ड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये पुलिस और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस हो, उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, इससे ह्यूमन राइट को हम रेस्पेक्ट कर पाएंगे और सही जानकारी भी इकट्ठा कर पाएंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल कड़कनाथ के बारे में है। कड़कनाथ एक्चुअली में मुर्गे की एक प्रजाति है जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली झाबुआ और धर डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। ये चिकन की एक ब्रीड है जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। 2017 में इसे जीआई टैग मिल गया था, उसके बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। ये अपने ब्लैक मीट के लिए पॉपुलर है। इसकी मीट क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होता है और प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्सीजनी के बारे में है। इंडियन रिसर्चर्स ने अभी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार किया है, नाम है ऑक्सीजनी। नाम भी बड़ा प्यारा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक डिवाइस, एक इक्विपमेंट जो पोर्टेबल होता है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा सकता है किसी भी पेशेंट को, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो।
इनकी इफिशियंसी उतनी तो नहीं होती जितनी मेडिकल ऑक्सीजन की होती है। स्टिल ये माइल्ड पेशेंट को क्योर कर सकते हैं या उन्हें एटलीस्ट स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटर है इसे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है। जो ऑक्सीजन ही है वो मोबाइल ग्रुप का एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फायदा ये होगा कि इसे रूरल सेटिंग्स में ले जाना, इंप्लीमेंट करना, इस्तेमाल करना आसान होगा और इमरजेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि 2 चैम्बर्स बना दिए जाते हैं जिसमें जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जियोलाइट जो होता है वो नाइट्रोजन को सोख लेता है। यहां पर इस चैम्बर में से हवा को डाला जाएगा, यहां पर यह हवा इस जियोलाइट के पास से गुजरेगी, ऑक्सीजन को जियोलाइट सोख लेगा। फर्दर यहां पर एक प्रेशर भी मेंटेन किया जाएगा और यहां पर जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी। फिर इसे यहां पर कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब यहां पर जो जियोलाइट है वो सैचुरेट हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन के सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो आपको प्रेशर को रिलीज करना होगा। जब आप प्रेशर को रिलीज करेंगे तब आपको इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए दूसरे चैम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस चैम्बर को यहां से ब्लॉक कर देंगे और फिर जो ड्राई एयर है वो इस ओर इस चैम्बर में जाने लगेगी। सेम प्रोसेस यहां पर होगा। इस पूरी प्रक्रिया को प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्निक कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर देखिए जो लिथियम जियोलाइट है उसकी जगह पे हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट जनरेट नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब हम वेस्ट भी जनरेट नहीं करेंगे और बढ़िया ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाएंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल चाइल्ड सोल्जर रिक्रूट ईयर लिस्ट के बारे में है। यूएस ने भी पाकिस्तान को उन 14 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जो बच्चों को आर्मी में रिक्रूट करते हैं, चाइल्ड सोल्जर का इस्तेमाल करते हैं। यूएस में है एक यूएस चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2008 जिसमें कहा गया है कि एक एनुअल ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाएगी, जहां पे उन देशों को लिस्ट किया जाता है जो अपने यहां आर्मी में बच्चों को शामिल करते हैं। इस बार लिस्ट में कई सारे देश हैं, जो उनमें पाकिस्तान और टर्की का नाम भी जोड़ दिया गया है। तो पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया और यमन इसमें हैं जो अपने यहां बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इनह्यूमन है और गलत है। अगर ऐसा किया गया है तो डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनकी कमर्शियल लाइसेंसिंग भी नहीं दी जाएगी ग्लोबल लेवल पे। यूएन ने वेरीफाई किया कि 7000 बच्चों को 2019 में ही सोल्जर के तौर पे रिक्रूट कर लिया गया है, तो ये चिंता का विषय है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में है। कोविड-19 की वजह से कई सारे देशों में, लगभग सभी देशों में लोगों को दिक्कतें हुई हैं और जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं। मलेशिया में ये कैंपेन चल रहा है, व्हाइट फ्लैग कैंपेन, जिसमें जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो सफ़ेद झंडा अपने घरों के सामने लगा देते हैं। ये इंडिकेशन होता है कि वो परेशानी में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल क्रंच में हैं, बिकॉज लॉकडाउन हुआ है जिसके बाद उन्हें दिक्कत हो रही है। मलेशिया में 1 जून के बाद एक और लॉकडाउन लगा दिया गया है कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अभी जो मूवमेंट है व्हाइट फ्लैग कैंपेन, इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि अगर कोई परिवार दिक्कत में है, समस्या में है, तो वो अपने घर के सामने एक सफ़ेद झंडा लगा दे। इससे जो भी आसपास के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, ये फैमिली प्रॉब्लम में है। फर्दर ऐसे लोग जो लोगों की मदद करना चाहते हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये फैमिली मदद चाहती है, हमें इसे मदद करना है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल है दैट आई नीड हेल्प, आप मेरी मदद कर दो, कहना नहीं पड़ेगा, तो आपको मदद मिल जाएगी। तो ये तो व्हाइट फ्लैग कैंपेन का मतलब हुआ, जानते रहिए अगर आपके सामने कभी आ जाए तो। ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चल रहा है। खैर ये वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ है कि हम आपसे डिससेटिस्फाइड हैं, आपने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया कोविड को। वो लोग जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस मूवमेंट के माध्यम से उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेम्डा वेरिएंट के बारे में है। इसके पहले तक काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ में रहा है डेल्टा वेरिएंट, जो काफ़ी तेज़ी से फैला, नुकसान पहुंचा। अभी एक नया थ्रेट हमारे सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेम्डा वेरिएंट। एक्चुअली में ये कोविड-19 इन्फेक्शन फैलाने वाले कोरोना वायरस के ही वेरिएंट हैं जो खुद को म्यूटेट कर रहा है और खुद को ज़्यादा कैपेबल बना रहा है। ये जो नया स्ट्रेन है ये फॉर द फर्स्ट टाइम पेरू में आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2020 में। पेरू की लोकेशन आप मैप में देखिए, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पर लोकेटेड है। पड़ोसी देशों में आपको मिलेंगे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली। तो ये 5 इसके पड़ोसी देश हैं, आप जानते रहिए। तो देखिए जो लेम्डा वेरिएंट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, काफ़ी डोमिनेंट रहा है पेरू में। वहाँ पर जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उसमें 81% में ये वेरिएंट देखा गया। जून 14 को WHO ने लेम्डा वेरिएंट को एक नाम दिया, ये लेम्डा वेरिएंट। इसके पहले जो इसका साइंटिफिक नाम था दैट वाज C37। ये नाम इसे 14 जून को मिला।
इसे 7वां और सबसे नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब ये है कि हमें इस पर लगातार निगाह रखनी चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। बिफोर दैट जो डेल्टा वेरिएंट है वो लेमडा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह ही 25 से ज़्यादा देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है और ये भी खतरा है कि ये ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं वो हमने पहले से प्रेडिक्ट कर लिए थे और हमें पता है कि ये तेज़ी से ट्रांसमिट करेगा, ज़्यादा खतरनाक होगा और लोगों की जो इम्यून कैपेबिलिटी है उसको सरपास कर सकता है। तो अगर ये जानकारी हमारे पास पहले से है तो हम इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। फर्दर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब ये है कि हम ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट होगा और कई सारे देशों में या पॉपुलेशन को प्रभावित करके नुकसान पहुंचाएगा। रिलेटेड टू रिवेंज टूरिज्म, काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बड़े परेशान हो गए थे घरों में बैठे बैठे, मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी कोई भी मौका मिल जाए और हम घूम के आ जाएं। और अभी मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ से लॉकडाउन हट गया है तो लोग काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ के टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर जो लोग घूमने गए उन्हें होटल्स तक नहीं मिल रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें स्टे करने के लिए कोई जगह मिल जाए। अब ये तो खतरनाक है बिकॉज ये शुरुआत कर सकता है और तेज़ी से जो नया वेरिएंट है उसके स्प्रेड की। लेकिन इसे जो टर्म दिया गया है दैट इज़ रिवेंज ट्रैवल। रिवेंज ट्रैवल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आप इतने परेशान हो गए थे कि आपने जैसे ही मौका मिला घर से निकलने का प्लान बना लिया। रिवेंज ट्रैवल ये जो शब्द है ये 1980s में जो एक चाइनीज कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था उसी से निकाला गया है, जो था रिवेंज स्पेंडिंग। रिवेंज स्पेंडिंग ये था कि काफ़ी लंबे समय से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे चाइना में। जब वो रिस्ट्रिक्शंस हटे तो लोगों के पास जो भी पैसे थे वो उन्हें काफ़ी तेज़ी से खर्च करने लगे, तो उसे कहा गया रिवेंज स्पेंडिंग। तो अब मतलब आपको रोक के रखा जाए और फिर जब आपको छोड़ा जाए तो आप तेज़ी से किसी काम को करने लग जाएं, तो उसके साथ ये वर्ड रिवेंज जोड़ दिया गया। तो अभी रिवेंज ट्रैवल बोल दिया गया, जैसे रिवेंज स्पेंडिंग था वैसे रिवेंज ट्रैवल है। तो आप समझ ही गए कि लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे और मौका मिलते ही जब वो काफ़ी तेज़ी से बड़ी संख्या में घूमने निकल गए तो इसे रिवेंज टूरिज्म कहा गया। रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म जो है ये एक फीलिंग है कि हमें काफ़ी लंबे समय से बांध के रखा गया था, अब तो हम फ्री हो गए हैं। तो जो मोनोटोनस लाइफ थी लॉकडाउन की नीरस, वो उससे निकलकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एम्बोलियो के बारे में है। डीबीटी बिराक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो बिराक है, उन्होंने एक स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं जिसका नाम ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजीज है। उन्होंने अभी एम्बोलियो बनाया है। एम्बोलियो क्या है? एक्चुअली में छोटा सा फ्रीजर है, पोर्टेबल फ्रीजर है। ऐसा फ्रीजर है जिसमें आप वैक्सीन वगैरह रख के कैरी कर सकते हो, काफी लंबे समय तक उसमें ठंडा रहेगा, खराब नहीं होगा। ऐसे फ्रीजर्स की हमें आवश्यकता होती है ताकि हम लंबे समय तक वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकें, बढ़िया से काम कर सकें, या कोई मेडिसिन है जो ठंडे में रखना होता है तो उसे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो एम्बोलियो एक पोर्टेबल बैटरी पावर्ड मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेटर डिवाइस है। 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और उसमें 30 से 50 शीशियां रख सकते हैं। फीचर ये है कि आप इसके टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कितना चार्ज है वो आपको पता चल जाएगा, कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी इसका सेंटर है, प्लस लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सा ये एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक इनफ नंबर में जो भी वैक्सीन की शीशियां हैं उन्हें ले सकता है। तो अगर पूरे दिन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। 12 घंटों तक ये टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है, तो आसानी होगी, पूरे दिन तक आप सिक्योर रख सकते हो वैक्सीन वगैरह। सेफ और इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें एक बढ़िया सा लॉक लगा है, आप शीशियां रख के लॉक कर दीजिए, वो गिरेगा वेरेगा नहीं, ठीक है। बिराक की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बिराक। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। फंक्शन ये है, ये इंप्रूव और इंकरेज करते हैं जो भी बायोटेक इंडस्ट्री में एंटिटीज इवॉल्व हो रही हैं, ताकि वो स्ट्रेटेजिक रिसर्च करें, ऐसी रिसर्च जो देश के काम आए, देश के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल लैंड यूज डेटा के बारे में है। अफ्रीका दुनिया का पहला ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया है जिसके पास कंप्लीट डिजिटल लैंड यूज डेटा है। मतलब साफ है, उनके यहां कौन सी जमीन का इस्तेमाल किस पर्पज से हो रहा है उसका कंप्लीट डिजिटल डेटा अभी उन्होंने कंपाइल कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कंपाइल कर लिया है कि पिछले 20 सालों में किस प्रकार से लैंड का यूज बदला है। लाइक पहले यहां पर एक एग्रीकल्चर लैंड थी और अभी वहां पर एक इंडस्ट्री लगा दी गई, या यहां पर एग्रीकल्चर लैंड थी और वहां पर डिजर्टिफिकेशन हो गया, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो चेंजेस आए हैं उसका भी डेटा वहां पे अवेलेबल है। अफ्रीका का एक ओपन डील इनिशिएटिव था जिसके तहत वो लोग ये डिजिटल लैंड यूज डेटा कलेक्ट कर रहे थे। डील का यहाँ पे फुल फॉर्म है
डेटा फॉर एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। ये कोई डील सौदे वाली डील नहीं है, ठीक है। मतलब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर और लैंड इनिशिएटिव्स के बारे में हम प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग वगैरह कर सकें। जो डेटा कलेक्ट किया गया है, इस इनिशिएटिव को एनालाइज किया गया या पूरा लीड किया गया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और अफ्रीकन यूनियन कमीशन AUC के द्वारा। सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें 20 सालों में जो भी लैंड यूज चेंज हुआ है उसका डेटा भी अवेलेबल है। हमें पता चल रहा है कि आखिर वहां चल क्या रहा है लैंड यूज में। इस संबंध में हम अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। अगर लैंड डिग्रेड हो रही है तो उसके रिस्टोरेशन के लिए भी वर्क किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस राइस के बारे में है। स्पेस राइस का क्या मतलब है? क्या अंतरिक्ष में चावल उगाया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना ने अपना फर्स्ट बैच ऑफ सीड हार्वेस्ट किया जो मून से ट्रेवल होकर आया था। देखिए, चाइना को बड़ा शौक था इस बात को लेकर कि हम अंतरिक्ष में बीज भेजेंगे, कुछ समय तक उसे अंतरिक्ष में रखेंगे और फिर उसे वापस बुला लेंगे, और जब उसे वापस बुला लेंगे तो फिर यहां पे उगाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि उसके बाद उसमें उसकी यील्ड बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इसे प्रूव भी किया है। देखिए, ये काम वो 1987 से कर रहे हैं। 1987 से ही वो स्पेस में कुछ सीड्स भेजते हैं, फिर उसे जमीन पे लाके वापस से उगाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि स्पेस के एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने की वजह से जो बीज होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी यील्ड बढ़ जाती है जब उन्हें अर्थ पे वापस से प्लांट किया जाता है। 2018 में इस प्रकार के बीजों को उगाने का जो प्लांटेशन एरिया था वो अभी चाइना में 2.4 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, उससे भी ज्यादा। यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइना के पास एक बहुत बड़ा लैंड एरिया ऐसा है जहां पर स्पेस राइस उगाया जाता है। अभी प्रेजेंट का मुद्दा यह है कि जैसे ये काम तो ये 1987 से कर रहे हैं, तो अभी वाला इतना ऐसा क्या है? आपको अगर आपने पढ़ा हो तो 2020 के एंड में इन्होंने अपना चेंग 5 भेजा था। तो जो इनका चेंग 5 था उसमें इन्होंने एक लूनर वॉयज, मतलब इन्होंने एक लूनर मिशन अपना भेजा था जो लगभग 23 दिन की साइकिल में कंप्लीट हुआ था 2020 के एंड में। तो जब ये लूनर वॉयज गया था तो उसने जो अपने बाकी के काम किए दैट वाज ओके। साथ के साथ इन्होंने वहां पे कुछ चावल के सीड्स भी भेजे थे। वो सीड्स साथ में गए और फिर वापस आ गए। मतलब उन्होंने 23 दिनों का सफर तय किया स्पेस का। वो चांद पर गए और रिटर्न आ गए। बाकी जो इनका चेंग 4 गया था वो वहां की मिट्टी वगैरह भी कलेक्ट करके लाया था 1700 ग्राम के आसपास रिसर्च पर्पज से। तो वो तो 2020 के अंत में आ गया था। अब बीज इनके पास ऑलरेडी थे। जब वो बीज गए थे और जब वो वापस लौटे, तो जैसे जब वो जहां पर जाएंगे तो जो कॉस्मिक रेडिएशन है अंतरिक्ष का वो उसके कांटेक्ट में बीज आएगा, जीरो ग्रेविटी को फील करेगा। तो जब वो वापस लौटा तो उसका वेट 40 ग्राम बढ़ चुका था। फिर उसे स्पेस ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर जो उनका है वहां पर भेज दिया गया, जो चाइना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर। उन्होंने रिसर्च करने के बाद उसे उगाने के लिए भेज दिया। तो ये पूरा मामला है स्पेस राइस का। होप यू गॉट द पॉइंट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमलेक्स डिवाइस के बारे में है। कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो ऑक्सीजन की कमी खली। जो ऑक्सीजन था उतने से लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। कई सारे लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान भी गंवाई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता है उसका हम और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एक मास्क ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए हमारे मुंह पे लगा दिया जाता है जो कि मुंह और नाक दोनों को कवर करता है। उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उससे लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। लेकिन सांस तो हम रुक रुक के लेते हैं ना। हमने सांस लिया तब तो ऑक्सीजन गई, हम सांस छोड़ रहे हैं तब भी ऑक्सीजन सिलेंडर में से आ रही है। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में एक गैप होता है जिसमें हम कुछ नहीं करते। वो एक प्रोसीजरल टाइम होता है, उसमें भी ऑक्सीजन लगातार आ ही रही होती है। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई तो कंटिन्यूअस है, लेकिन हम ऑक्सीजन इनहेल एक गैप के बाद करते हैं। तो जो कंटिन्यूअस सप्लाई है वो जो ऑक्सीजन आती है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम ऑप्ट कर लेते कि ऑक्सीजन की सप्लाई केवल तभी आती जब हम सांस ले रहे हैं, ना कि तब जब हम सांस छोड़ रहे हैं या उसके फ्रैक्शन वाले गैप में। बिल्कुल यही काम करने के लिए एमलेक्स डिवाइस को बनाया गया है। आप समझ गए होंगे। इससे जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हम इनका इस्तेमाल 3 फोल्ड कर पाएंगे। मतलब इनकी इफिशियंसी 3 गुना बढ़ जाएगी। इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के द्वारा और ये इस प्रकार का पहला डिवाइस है। ये ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस है। मतलब जब आवश्यकता होगी, जितने की आवश्यकता होगी, ये उतना ही ऑक्सीजन देगा। तो यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और यहां पर है मास्क जिसमें से सप्लाई आ रही है। इसके बीच में इस डिवाइस को अटैच कर दिया जाएगा। इस डिवाइस में सेंसर्स लगे होंगे जो इस बात को डिटरमाइन करेंगे कि पेशेंट कब ऑक्सीजन की सप्लाई चाहता है, यानी कब वो सांस ले रहा है, कब नहीं ले रहा है। जब वो इनहेल करेगा तो एक टिक की आवाज के साथ एक वॉल्व होगा जो खुलेगा
और ऑक्सीजन आएगा, लेकिन जैसे ही वो सांस को छोड़ने लगेगा, वो टिक की आवाज के साथ जो डिवाइस है उसका कैप बंद हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। अब इससे यू कैन सी कि लगभग दुगनी इफिशियंसी आ जाएगी, इनफैक्ट दोगुने से ज्यादा। तो वही बात है कि जब हम एक्सेल करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, केवल इनहेल करते वक्त ही ऑक्सीजन आएगी। इससे हम ऑक्सीजन की जो वेस्टेज है उसे रोक पाएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, जो कि 2 गुने से 3 गुने तक होगी। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बेटा टाइटेनियम अलॉय के बारे में है। डीआरडीओ ने हाई स्ट्रेंथ अलॉय ये डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल हम एरोस्पेस में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बनाने में कर सकते हैं। देखिए, जो प्लेन्स बनाए जाते हैं, फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं, वो ऊंचाई पर उड़ते हैं, उन्हें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। लाइक जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हो रहा है वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता रखता हो। अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज वो एक अलॉय है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट जो बना होता है निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम की मदद से। तो निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम के स्ट्रक्चर वाले स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में एविएशन सेक्टर में इंडिया में इक्विपमेंट बनाने में, जबकि बाकी कई सारे देश टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। हम भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने बना लिया है और अब हम टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल करेंगे। ये जो अलॉय है इसे डेवलप किया गया है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि हैदराबाद बेस्ड लैबोरेटरी है डीआरडीओ की। इसमें देखिए 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, दैट इज वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम। इसमें देखिए टाइटेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, टाइटेनियम बहुत महंगा होता है, तो इसका एक सिंगल अटॉम होगा, देन 10 वेनेडियम के अटॉम होंगे, 2 आयरन का होगा और 3 एल्यूमिनियम का होगा। इन सबको मिला के ये अलॉय, ये एक रेशियो है जो बताया गया है, इससे ये अलॉय तैयार किया जाएगा और फिर स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाएंगे उनका इस्तेमाल एरोस्पेस वाले फील्ड में होगा। ये मटेरियल काफी बढ़िया है बिकॉज काफी ताकतवर होता है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, लचीलापन ज्यादा होगा तो टूटेगा नहीं, मजबूत होगा। फटीग मतलब कि स्ट्रेस बियरिंग एबिलिटी अच्छी होती है इसकी, जल्दी से टूटेगा नहीं, टफनेस बियर करने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी कॉस्ट पहले के मटेरियल से कम होगी, इसलिए भी ये फायदेमंद होगा। कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसमें आसानी से जंग नहीं लगता, लंबे समय तक ये इफेक्टिव बना रहता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 15 स्टील कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले समय में इस अलॉय से। अगली बात आती है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस डिक्लेयर किया है इन सेक्टर्स के लिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को लेकर, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल बनाने की कैपेसिटी इंडिया में है और इसके लिए उन्होंने IIT बॉम्बे के साथ कोलेब्रेशन किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो फिल्मों का एरिया हो, चाहे कॉमिक्स का हो, चाहे डिजिटल गेमिंग की बात हो, वीडियो इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसलिए इसे और ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको एज अ सेक्टर ऑफ सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ की कैपेसिटी है और पोटेंशियल है और इंडिया के पास बहुत सारा ऐसा वर्कफोर्स भी है जो सेक्टर में काम कर सकता है। कई सारी जो हॉलीवुड के मेगा ब्लॉकबस्टर्स हैं उनकी भी कुछ जो विजुअल इफेक्ट्स का काम है वो इंडिया में होता है। तो VFX के क्षेत्र में इंडिया की मूवीज़ भी, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडस्ट्रीज़ की हो, तेलुगु इंडस्ट्रीज़ हो या तमिल हो, हर जगह काम उसके ऊपर किया जा रहा है। तो इसको एक सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, और इसके लिए एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोला जाएगा। अगला पॉइंट है 84 कोस परिक्रमा मार्ग का, यानी 84 कोस परिक्रमा मार्ग। ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग अयोध्या में बनाया जा रहा है, नेशनल हाईवे के आसपास। तो नॉर्मली अयोध्या में 3 परिक्रमा मतलब गोल चक्कर काटते हैं। अगर हिंदूज़ के लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह होती है उसकी परिक्रमा की जाती है, उसके चक्कर काटे जाते हैं। तो इस तरह अयोध्या में 3 तरह की परिक्रमाओं का सिस्टम है। एक है 5 कोस परिक्रमा, एक है 14 कोस परिक्रमा और एक है 84 कोस परिक्रमा। तो 5 कोस परिक्रमा जो अयोध्या में भगवान राम का जो मेन महल था उसके आसपास का जो मेन कोर सिटी थी उसके आसपास की परिक्रमा करते हैं आप, और 14 कोस यानी 42 किलोमीटर्स का जो एरिया है उसमें आप जो मेन सिटी है उसको कवर करते हैं, और जो 84 कोस है इसके अंदर जो उस रिवर के आसपास का पूरा इलाका है उसको आप कवर करते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण का बालकांड है उसमें अयोध्या को कौशल देश बताया गया। तो कौशला के पास पहले 48 कोस में फैला हुआ था, ये बाद में 84 कोस तक फैल गया था। तो सरकार की कोशिश है 84 कोस यानी 275 किलोमीटर का जो पूरा रीजन है उस रीजन के आसपास जो परिक्रमा करना चाहें उनके लिए कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इससे उस पूरे रीजन में टूरिज्म बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो 84 कोस परिक्रमा पूरा कौशल देश जो जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, जो जो इंपॉर्टेंट जगह वहाँ पर मेंशन है उन सभी एरिया को टच करेगी। तो उसमें भगवान राम का जो भी आपका उनका जो किंगडम था उसको पूरे इलाके को कवर करेगी। तो 14 कोस मेन अयोध्या सिटी के लिए, 5 कोस उनके इनर सर्कल के लिए,
जो कि हार्ट ऑफ राम्स किंगडम कहलाता है, और 84 कोस पूरे उस इलाके के लिए। तो क्यों भाई, क्या ज़रूरत है परिक्रमा उसकी रूट की? तो जो राजा दशरथ थे उन्होंने एक पुत्र यष्टि यज्ञ किया था, जिसके तहत, जो कि मनोरमा रिवर के पास किया गया था, जो कि 20 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, ताकि उनको पुत्र प्राप्ति हो। तो उसके लिए उनको 4 बेटे हुए थे, 3 वाइफ्स थी उनके। तो ये 84 कोस परिक्रमा उन सभी रीजन्स को कवर करता है जहाँ पर ये यज्ञ भी किए गए थे। तो इसको मखुआरा, जो बस्ती का इलाका है, वहाँ पर ये पहचाना था, यहाँ पर ये यज्ञ किया गया था। तो उस पूरे इलाके को, उस पूरे रीजन को कवर करता है 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पर है, ये आपको क्लियर हो जाना है, राइट। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, पहला ग्रीन सेज डिक्लेयर हुआ है। तो ग्रीन सेज कौन डिक्लेयर कर रहा है भाई, कौन सी बॉडी है? तो वो है IGBC की ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग। तो IGBC क्या होती है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। IGBC रेटिंग्स प्रोवाइड करती है और बताती है कितनी कैपेसिटी या किस हद तक कोई बिल्डिंग ग्रीन है। यहाँ पर कांडला में, कांडला की लोकेशन क्या, पहले मुझे आप बताइए कहाँ पर है कांडला? क्या आपको अवेयरनेस है कि मैप पे आप कांडला कहाँ लोकेट कर पाएंगे? तो आपको इतना तो पता होगा कांडला कहाँ है, गुजरात में है। तो इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, ये रही कांडला की लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पोर्ट इसके पास है, राइट। तो अब यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है उसने इसको प्लेटिनम रेटिंग दी है, जिसको इंडिया का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी डिक्लेयर करता है। अब क्या खास बात है, क्यों भाई ऐसा, क्यों, क्या इन्होंने किया? तो इन्होंने लगभग 68 स्पीसीज ऑफ ट्री और 28 वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को एक पीस ऑफ लैंड में, जहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया। और 2019 के बाद से ऐसा कर दिया। अब इतने कम टाइम में ऐसा कैसे हो गया? तो वो जो टेक्निक है उसे कहते हैं मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड। ये अर्बन फॉरेस्ट्री का एक बहुत ज़ोरदार मेथड है, मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड। इस मेथड में किया क्या जाता है, ये जापानीज़ एक व्यक्ति थे मियावाकी, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। इसके तहत आप एक ज़मीन के टुकड़े पे, जैसे शहरों में तो उतनी सारी ज़मीन नहीं है तो आप बहुत सारा प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो और हर पेड़ वहाँ लगेगा भी नहीं। तो कोशिश की जाती है इस फॉरेस्टेशन मेथड के अंतर्गत कि जो इलाका है वहाँ की कौन सी इंडिजिनस वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं जो वहाँ जल्दी ग्रो कर पाएँ। आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक ज़मीन के टुकड़े में वर्कआउट करते हैं और कुछ डिस्टेंस पे उनको ग्रो करते हैं, एक लेंथ पे लाके ग्रो करते हैं। हर 3 साल तक उनकी देखभाल की जाती है। और इस फॉरेस्टेशन मेथड के तहत आप बहुत कम डिस्टेंस पे जो पेड़ वहाँ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस जहाँ की नेटिव स्पीसीज है, उनको आप ग्रो करते हैं और वो 2-3 साल के अंतर्गत ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए जैसे हमने देखा, इस फॉरेस्टेशन का इस्तेमाल इंडिया में कई अर्बन जगह अर्बन फॉरेस्ट्री को ग्रो करने के लिए किया जाने की बात चल रही है। तो मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है? फॉरेस्टेशन से। इसी का इस्तेमाल कहाँ किया गया? कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिसकी वजह से वहाँ इतना सारा अपने फॉरेस्ट कवर ग्रो किया है। और क्योंकि फॉरेस्ट के साथ साथ चिड़ियाँ वगैरह भी वहाँ आई हैं, तो इसको ये रेटिंग मिली, प्लेटिनम रेटिंग, जो कि प्रोवाइड की किसने? तो IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग सिस्टम ने, जो कि अगेन किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है CCI के अंतर्गत, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत, और 2001 में ये फॉर्म की गई थी, राइट। और इसका काम है कि जो इंडिया की जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन सेटअप है, वो कैसे सस्टेनेबल रूप से हो पाए और कैसे इंडिया जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लीडर्स में से गिना जाने लगे 2025 तक। तो ये एम है। तो ये रेटिंग्स प्रोवाइड करती है, और किसको प्रोवाइड करी? तो कांडला को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मदुरई मल्ली के बारे में है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड ये एक फ्लावर है। हाल ही में इसका कंसाइनमेंट, इसके साथ साथ कुछ और भी फ्लावर्स का कंसाइनमेंट USA, दुबई और तमिलनाडु गया। तो न्यूज़ में आया जैस्मिन फ्लावर होते हैं एक्चुअली में मदुरई मल्ली। काफ़ी नोन है ये अपने पावरफुल, मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव और सेडक्टिव फ्रेग्रेंस के लिए। मदुरई मल्ली, ये मदुरई जो नाम है ये प्रोविंस है तमिलनाडु का, उसी पे इसका नाम है। काफ़ी पुराना फ्लावर है, ट्रेडिशनल फ्लावर है, यूज़ होता रहा है। इसका बोटेनिकल नेम जैस्मिनियम है। काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। इसका आइडियल सीजन ग्रो करने का होता है वार्म समर या फिर ब्राइट सनी डेज। सॉइल रिक्वायरमेंट में आप इसे सैंडी लोमी सॉइल में या फिर क्लेई सॉइल में भी उगा सकते हैं। 2013 में इसे GI टैग दिया गया था। GI टैग मिलने का मतलब होता है कि ये चीज इस जगह की बहुत स्पेशल है, वो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो फिर उसके एक्सपोर्ट में डेफिनेटली ग्रोथ आती है, इसीलिए GI टैग दिया भी जाता है। आर्टिकल राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में है। हम कई दफ़ा देखते हैं कि हम कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कुछ समय में ख़राब हो जाते हैं। और जब हम उन्हें रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं तो जो भी उसे रिपेयर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमसे ये बोल देता है कि अरे ये तो मॉडल पुराना हो गया, इसका जो आइटम है वो हमें मिलेगा नहीं, या फिर अरे आपने तो इस कंपनी का खरीद लिया है, इनका तो जो आइटम है वो आता ही नहीं है, या फिर आपको उसे रिपेयर करने वाले मैकेनिक ही नहीं मिलते बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को रिपेयर कैसे करना है। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि आप उस सामान को डंप कर देते हैं। उसके बाद अगर आप कैपेबल हैं तो नया लेकर आते हैं, कैपेबल नहीं भी हैं तो मैनेज करना पड़ता है बिकॉज वो रिपेयर हो नहीं पाता।
इससे नुकसान क्या होता है? देखिए, कंपनी को तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएंगे और रिपेयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन नुकसान उन लोगों को होता है जिन्हें इन प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदना पड़ता है। दूसरा नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को होता है, बिकॉज हम बहुत सारा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा फैला रहे हैं। इसका एक अच्छा सा सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो कंपनीज इसे रिपेयर करने की प्रॉपर व्यवस्था करवा दें। इसीलिए ये मूवमेंट काफी तेजी से चल रहा है कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहा है वो रिपेयर होगा। तो पिछले सालों में कई सारे देशों ने यह प्रयास किया कि कंपनीज को कंपेल किया जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं कि वो एटलीस्ट अगर पहली बार वो प्रोडक्ट खराब होता है तो वो उसको रिपेयर करें, या फिर वो 5 साल 7 साल की वारंटी दें कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो हम आपका सामान या तो रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। ऐसे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसका काफी सख्ती से विरोध किया जा रहा है जो टेक जायंट्स हैं, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं अगर वो खराब होते हैं तो उसके रिपेयर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है, या फिर इनसे कुछ डायरेक्टिव्स इनको दिए जाते हैं। तो ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस संबंध में ये मुद्दा अभी राइट नाउ काफी हाईलाइटेड है और आपको जानना चाहिए कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है। मूवमेंट जो है इसका रूट तो देखिए 1950s में ही आपको मिलेगा, जब कंप्यूटर एरा की शुरुआत हुई। उसी समय ये कहा जाने लगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहे हैं अगर वो खराब होते हैं तो वो रिपेयर हो, बिकॉज उस समय ये प्रोडक्ट्स काफी महंगे हुआ करते थे। तो इसमें राइट टू रिपेयर मूवमेंट का गोल ये है कि जो भी कंपनीज ये जो व्हाइट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, व्हाइट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम अपनी हाउस होल्ड आइटम के रूप में खरीदते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया। अभी तो ये मल्टीपल कलर्स में आते हैं, पहले ये यूजुअली व्हाइट कलर में आते थे, तो इन्हें व्हाइट प्रोडक्ट कहा जाता था, व्हाइट आइटम कह दिया करते थे। ये जो भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनीज, वो उसके स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, ये सब फ्रीली मार्केट में अवेलेबल करवाएं। उसकी इंफॉर्मेशन भी मार्केट में जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको कन्वे किया जाए कि आखिर इसे आसानी से कैसे रिपेयर किया जा सकता है। लोगों को जॉब मिलेगी, बिकॉज एक चेन डेवलप होगी जिसमें आइटम्स ना केवल बनेंगे बल्कि वो रिपेयर भी होंगे। फर्दर ये भी कोशिश की जाए कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़े, ताकि हम ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम कर सकें। ठीक है, जो लैंडफिल्स तैयार हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, हम उनसे दूर हट सकें। सर्कुलर इकोनॉमी का भी ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। अगर उस सामान का अच्छे से मेंटेनेंस किया जा सकता है तो रीयूज, अपग्रेडेशन, रिसाइक्लेबिलिटी, इन सभी चीजों में एक नए स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगी। राइट टू रिपेयर, कई सारी कंट्रीज में इस प्रकार का मूवमेंट चला है। यूएसए में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक फेडरल ट्रेड कमीशन की बात की थी जो इनटेक कंपनीज को फोर्स करे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई है तो या तो कंज्यूमर्स उसे खुद फिक्स कर सकें, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए, ऐसे आसान तरीके बताए जाएं, या फिर वो अपनी मनमर्जी के टेक्नीशियन से उसे रिपेयर करवा सकें। 2021 में जो यूएस के 50 स्टेट्स हैं उन सभी ने ऐसे बिल्स प्रपोज किए हैं जहां पर हर व्यक्ति को रिपेयर करवाने का राइट मिलना चाहिए। मतलब इट विल बी काइंड ऑफ राइट कि हमने आपसे सामान खरीदा है तो इस टाइम ड्यूरेशन के भीतर आपको इस सामान को रिपेयर करना होगा, या फर्स्ट रिपेयर की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर पहली बार वो गड़बड़ होता है तो पहली बार कंपनी अपना टेक्नीशियन भेजकर उसे रिपेयर करवाए। फर्दर उसके जो भी टूल्स एंड आइटम्स हैं और उसके रिपेयर का तरीका मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और उसे रिपेयर किया जा सके। देखिए, यूके की सरकार ने तो अभी कुछ समय पहले राइट टू रिपेयर रूल्स को भी पब्लिश कर दिया। उनका उद्देश्य ये है कि कम से कम 10 सालों तक कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसका लाइफ स्पैन हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट राइट टू रिपेयर मूवमेंट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल सेंट क्वीन कैटेवन के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जानकारी दी है कि जो क्वीन कैटेवन के रिलिक्स हैं उन्हें 2005 में हमें गोवा में हमने उन्हें कलेक्ट किया था, उन्हें इंडिया में डिस्प्ले किया जाएगा। क्वीन कैटेवन जो हैं वो जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं, तो वो वहां पर भी डिस्प्ले किया जाएगा। 10 जुलाई को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर जी, वो जॉर्जिया जाते हैं और वो जो सेंट क्वीन कैटेवन हैं उनके रिलिक्स को, उनका एक हिस्सा एग्जैक्टली गिफ्ट कर देते हैं जॉर्जिया को। जॉर्जिया के लोग इससे डेफिनेटली काफी खुश हुए। एक्चुअली में वो रशिया के विजिट पे गए थे, तो लौटते वक्त उन्होंने एक विजिट जॉर्जिया की भी करी ली। आप जॉर्जिया की लोकेशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में यहां पर आपको मिलेगा जॉर्जिया। बड़ी लोकेशन देखिए, ये है यूरोप, यहां पर है टर्की, ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा जॉर्जिया। इसके नदर बाउंड्री जो है वो रशिया से टच करती है। देखिए, रशिया और जॉर्जिया की टेंशन चलती है, रशिया की और हमारी और पाकिस्तान की टेंशन चलती है। तो जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी विजिट पे आए थे इंडिया के, तो वो पाकिस्तान होके गए थे। हमें बुरा लगा था, हमें अच्छा नहीं लगा था। तो जब हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर गए तो हमने कहा कि चलो हम भी वही करते हैं जो आपने किया था, तो हम भी जॉर्जिया होकर आए। हम ना केवल जॉर्जिया गए,
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो, बल्कि हमने जॉर्जिया के लोगों को सेंट क्वीन कैटेवन के जो रेलिक्स थे, रेलिक्स में देखिए उनके बॉडी के जो अवशेष होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनके कुछ बिलोंगिंग्स भी आ सकती हैं, वो सब हमने उनको गिफ्ट किया। सारा नहीं, कुछ हमारे पास भी है जो हम डिस्प्ले करेंगे। सेंट क्वीन कैटेवन जो हैं वो मार्टायर थी, शहीद थी। इन्हें जो काखेती है, काखेती वॉज द किंगडम जो कि ईस्टर्न जॉर्जिया में हुआ करता था 17वीं सेंचुरी में, वहां की रानी थी। इन्हें जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने कैद कर लिया था। वो चाहते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें। इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया, बट ये इस्लाम कबूल नहीं करती हैं और बाद में इन्हें जान से मार दिया गया। तो जो ऑगस्टीनियन मॉन्क्स थे, ऑगस्टीनियन मॉन्क्स वो मॉन्क्स होते हैं जो सेंट ऑगस्टीन की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो इनके रिलिक्स को लेकर गोवा आ गए थे। तो वहां पर ये काफ़ी लंबे समय से रहे होंगे, फिर हमारे एएसआई को ये रिलिक्स मिल गए। ठीक है, तो रिलिक्स जो हैं वो एएसआई को मिले थे जो चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन है वहीं पर। उसके बाद से ये इंडियन गवर्नमेंट के पास थे और इसका कुछ हिस्सा अभी हमने जॉर्जिया को गिफ्ट किया। नेक्स्ट आर्टिकल फिट फॉर 55 पैकेज के बारे में है। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने अनाउंस किया है फिट फॉर 55 पैकेज अपने सभी मेंबर स्टेट्स के लिए, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को अच्छे से काउंटर कर सकें। जो 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन कमीशन के, उनका टारगेट ये है कि वो 2030 तक जो उनका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसे 55% तक कम कर देंगे। किस लेवल से? 1990 के लेवल से। ये काफी एग्रेसिव टारगेट है अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तुलना करें, क्योंकि वो सेम पीरियड में 40 से 43% ग्रीन हाउस गैस कम करने वाले हैं। लेकिन ये टारगेट ग्रेट ब्रिटेन से कम है, बिकॉज उनका टारगेट तो इसी ड्यूरेशन में 68% का है। एक इसमें बड़ा कंटेंशियस प्रावधान भी है, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है तो हम उसकी यहां से सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसका इस्तेमाल डेफिनेटली ये कुछ कंट्रीज को टारगेट करने के लिए कर सकते हैं जहां से वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते। बोल देंगे आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं तो हम आपके यहां से सामान नहीं लेंगे। डेफिनेटली इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी निगेटिव पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल रुद्राक्ष के बारे में है। रुद्राक्ष एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर कई सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था है और इंटरनेशनल लेवल के भी यहां पर कन्वेंशंस वगैरह आयोजित किए जा सकते हैं। इसे नाम दिया गया है रुद्राक्ष और इसे बनाया गया है वाराणसी में। यह एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है जो कि वाराणसी के रिच कल्चरल एलिमेंट्स की ग्लिम्स आपको दिखा देगा। इसे भारत ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से बनाया है। पर्पस बिल्कुल साफ है, आइडियल प्लेटफॉर्म होगा सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के लिए। अलग अलग ग्रुप के लोग मिलकर बातचीत कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर को भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। फर्दर अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित करना है, म्यूजिक कॉन्सर्ट या एग्जीबिशन लगाना है या कोई और बड़ा इवेंट, तो यहां पर इसे आयोजित किया जा सकता है। इस सेंटर में 108 मेटल के रुद्राक्ष भी लगाए गए हैं और अगर आप इस बिल्डिंग की छत को देखेंगे तो ये शिवलिंग की आकृति का बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनबी ड्राइवर के बारे में है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, नाम दिया गया है एनबी ड्राइवर। फुल फॉर्म है नेबरहुड ड्राइवर। इसका इस्तेमाल हम कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस को सेल्स में आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज म्यूटेशन इन दी सेल जो कि उसकी ग्रोथ को अननेसेसरली बढ़ा देता है। नॉर्मली एक सेल की एक सर्टेन ग्रोथ होती है जिसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर वो म्यूटेट हो जाता है तो उसकी ग्रोथ अननेसेसरली बढ़ने लगती है एंड दैट कॉज कैंसर। अब जो म्यूटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि हर म्यूटेशन खराब ही होता है। कुछ म्यूटेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमारी बॉडी में दिखता नहीं है, वो होता रहता है बिकॉज हम एक्सपोज्ड हैं वेरियस एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के, तो बॉडी में म्यूटेशन होते रहते हैं। लेकिन सारे म्यूटेशन कैंसर तो नहीं बन जाते। कुछ म्यूटेशंस हैं जो कैंसर बन जाते हैं। जो म्यूटेशन कैंसर बना देते हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइवर म्यूटेशन। और कुछ म्यूटेशन जो हमारी लाइफ टाइम हमेशा होते रहते हैं और उनका हमारी बॉडी पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन और उन्हें कहा जाता है पैसेंजर म्यूटेशन। तो आपने समझा कि म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक जो खतरनाक होते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइवर म्यूटेशन, और कुछ जिनका हमारी बॉडी पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहा जाता है पैसेंजर म्यूटेशन। अब जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कैंसरस सेल्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें म्यूटेशन हुआ है। अब हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें जो म्यूटेशन है वो पैसेंजर म्यूटेशन है कि ड्राइवर म्यूटेशन है, इसलिए हमारी स्टडी इनकम्प्लीट रहती है। और अभी जो ये तरीका अपनाया गया है इसमें देखिए, जो सेल हमें मिली दैट इज कैंसरस सेल, हमने उसे स्टडी किया, पता चल गया कि इसमें म्यूटेशन है। लेकिन अभी जो म्यूटेशन था वो कैसे हुआ, इसका क्या प्रोसेस था? ये पैसेंजर म्यूटेशन पहले था,
बाद में ये ड्राइवर म्यूटेशन में कन्वर्ट हो गया या सीधा हिट ड्राइवर म्यूटेशन का था, क्या था ये हम क्लियर कट स्टडी कर नहीं पाते थे। अब एक नया तरीका है, हम इसके आसपास की सेल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो म्यूटेशंस थे वो किस तरीके से और कैसे हुए। तो अब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सभी प्रकार की सेल्स में कि जो म्यूटेशंस थे वो ड्राइवर थे कि पैसेंजर थे। तो नेबरहुड के सेल्स में म्यूटेशन को स्टडी करना ये एक नया तरीका है और अभी तक ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड रहा। तो नेबरहुड की सेल्स में म्यूटेशंस को स्टडी करना ताकि हम अच्छे से स्पेसिफाई कर सकें जो कैंसर सेल्स हैं उनको स्टडी कर सकें, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनबी ड्राइवर। हमारा अगला आर्टिकल है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। भूटान ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करा जाएगा भूटान के। इस प्रोग्राम में इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या होता है, दो कंट्रीज़ है, अगर एक कंट्री ए है जिसमें टैक्स बहुत कम है और एक कंट्री बी है जिसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज़ में एक कंपनी काम कर रही है, दोनों कंपनीज़ के यूनिट दोनों कंट्रीज़ में लगे हैं। अब उस सिचुएशन में कंपनी यहाँ पर लॉस दिखा देगी ताकि इनको टैक्स कम देना पड़े और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देगी, तो उसको आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ट्रेन करने के लिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर का प्रोग्राम रखा गया है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओईसीडी जो है उनके साथ मिलकर ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पर बात करी जाएगी जो ऑडिटिंग की नॉलेज है, स्किल किस तरीके से आप इम्पार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें माल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो लूप होल्स ढूंढ दिए जाते हैं टैक्सेशन में और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं, वो ना हो। दूसरी खबर है इतत-ए-द्वार की। अब ये ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा। ये एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेगा। डे टू डे वर्किंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ईज़ आ जाएगी इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को काम करने में। इससे रिजल्ट क्या होने वाला है, पेपर का यूज़ कम होगा जिससे कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट बचेगी, साथ में रैशनलाइजेशन हो जाएगा केसेस में किस तरीके से काम करना और केसेस को किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है। मतलब केस एक फाइनल जजमेंट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, एक रैशनल तरीके से काम हो पाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के बारे में, जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है। मिशन इनोवेशन के अंदर ही ये एक उसकी ब्रांच है क्लीन टेक एक्सचेंज। वर्चुअली इसको पहले ही इनॉग्रेट करा जा चुका है, इसको लॉन्च करा जा चुका है जब चिले में एक अलग इवेंट हो रहा था, इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ इंक्यूबेटर्स बनाया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज से इंक्यूबेटर्स आएंगे जो कि कोशिश करेंगे क्लीन एनर्जी इनोवेशंस जो है उनको एक्सेलरेट करा जाए। यहाँ पर एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करी जाएगी, मार्केट इंसाइट्स भी दिए जाएंगे ताकि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको किस तरीके से आप मार्केटेबल बना सकते हैं, कैसे ग्लोबली मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में वो पहुँच सकते हैं। मिशन इनोवेशन की बात करें तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि क्लीन एनर्जी के डायरेक्शन में, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के डायरेक्शन में काम करते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक इनोवेशंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों ही करे जाते हैं। 24 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन दोनों ही मिलकर इनके मेंबर्स हैं और इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है मिशन इनोवेशन का। इसका जो फर्स्ट फेज है वो 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो रहा था उसी दौरान इसको भी लॉन्च किया गया था, इसके फर्स्ट फेज को। अब इनका काम है ये ट्रैक करते हैं जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरीके से इनोवेशन प्रोग्रेस कर रही है, नॉलेज का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स और एंड यूजर्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करने का भी प्रयास करते हैं ताकि ये जो क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक्सेलरेट कर पाए, उनका यूज़ उनको मार्केट तक लेके आ पाए। साथ में मिशन इनोवेशन का सेकंड फेज जो 2.0 है उसको भी लॉन्च किया गया है इसी समिट के दौरान। अब इससे होने क्या वाला है, मेनली मिशन इनोवेशन टारगेट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके क्लीन एनर्जी की रिसर्च में। कैटलाइज का मतलब है सीधा सीधा पुश करेगा, एक्सेलरेट करेगा ताकि रिसर्च बढ़े, डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन हो पाए अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस का 2030 तक। इंपॉर्टेंट है जैसे सोलर पैनल्स हैं या विंड मिल्स हैं, इस तरीके से और बेटर टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए क्लीन एनर्जी के डायरेक्शन में, ये इनका मिशन इनोवेशन का टारगेट है। और यही इनका टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको भी एक्सेलरेट करने में मदद करेगा, उनमें भी प्रोग्रेस देखने मिलेगी। अगला आर्टिकल है फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प के बारे में, जो कि चाइना ने इशू किया है। अब ये स्टैम्प अगर कोई कंपनी खरीद लेता है तो वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर सकता है। सीधा सीधा फंडा ये है कि जो भी एरिया में फॉरेस्ट ऐड करे गए उस अमाउंट की ये स्टैम्प्स को रिलीज कर देंगे, क्योंकि उतना फॉरेस्ट उतने अमाउंट ऑफ कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाएगा या कैप्चर कर पाएगा। उतने अमाउंट के ये जितना फॉरेस्ट ऐड करेंगे उतने अमाउंट के स्टैम्प्स जो हैं वो रिलीज कर देंगे, ये इनका मेन एजेंडा है। इन स्टैम्प्स को आप कोलेटरल के तौर पर रख सकते हैं,
लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, ये ग्रेट पोटेंशियल लगता है। चाइना का जो अप्रोच है कि 2030 तक हमें अपना पीक इमिशन पे पहुंचाना है, जो कार्बन इमिशन होगा वो मैक्स होगा 2030 तक, और 2060 तक इनको कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उस डायरेक्शन में ये बढ़िया कदम है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।